वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ भौतिक राशियों के बारे में हमने समझा था। मुख्य रूप से चार थे: चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H, चुंबकीकरण की तीव्रता I, चुंबकीय पारगम्यता म्यू और चुंबकीय सुग्राहिता काई। ध्यान देना, इन चारों का अस्तित्व इस टॉपिक में आपको मिलेगा, तो इन चारों को आप बढ़िया से समझिएगा तो चुंबकीय पदार्थ आप बढ़िया से समझ सकते हैं। बच्चा लोग, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फैराडे ने विभिन्न पदार्थों को, सभी पदार्थों को बारी बारी से किसी चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र में ले गया। ध्यान देना, चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। तो हम लोग दोनों की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की भी बात होगी और चुंबक की बात भी होगी। ध्यान रखना, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र। अब ये नहीं कहना कि सर चुंबक बोल रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्यों? चुंबक का तो अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा ही, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि बिना चुंबक के भी चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जबकि वहाँ कोई चुंबक नहीं होता तो वह चुंबक बना सकते हैं। तो चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की बात करेंगे। तो जब फैराडे ने विभिन्न पदार्थों को बारी बारी से चुंबक के पास ले गया तो उसने पाया कि ये पदार्थ तीन तरह का व्यवहार दर्शाते हैं, तीन तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और इस तरह से फैराडे ने चुंबकीय पदार्थों को तीन भागों में बांटा: प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। आज की क्लास में हम लोग इन्हीं तीनों पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कारण पूरी व्याख्या इनकी चाहते हैं। चलिए, तो इसमें से पहला हम उठाते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे तो मामूली रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और चुंबक के पास ले जाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। क्या है ये? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान देना बच्चों, फिर से बार बार रिपीट करेंगे कि हम इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक दोनों जगह ले जाएंगे और उनके व्यवहार की बात करेंगे। तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर मामूली रूप से प्रतिकर्षित होता है, दूर भागता है, और चुंबक से भी प्रतिकर्षित होता है दुर्बल रूप से। तो ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और कुछ उदाहरण आपको, कम से कम दो दो उदाहरण सबका आपको याद होना चाहिए। जैसे सोना, चांदी, सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, नमक भी हो सकता है, नमक इत्यादि। अब ये जो दुर्बल रूप से कहलाते हैं, यही पर एक परिभाषा आप नोट कर लो और उनकी इस गुण को और उनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। जैसे में हमने अभी लिखा आपको क्या, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, नमक इत्यादि। ये जो गुण है दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होने का, इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। और ये कुछ पदार्थों के नाम है जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब जानते हैं कि ये प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या है। प्रतिचुंबकत्व का कारण मतलब हमें समझना है कि इन पदार्थों को चुंबक के पास ले जाते हैं तो क्यों प्रतिकर्षित होता है, ऐसी क्या खास बात है। ये चुंबक के कारण ऐसा करते हैं कि इन पदार्थों में ही ऐसी कोई खास बात है। तो अब हमें ये समझना है कि प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या होता है। ध्यान देना बच्चों, जब इन पदार्थों की, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की परमाणुओं का आप अध्ययन करेंगे तो एक विशेष कॉमन बात आपको इनमें प्राप्त होगी। क्या कि इनके कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। इनके यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थों के प्रतिचुंबकीय पदार्थों के कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। सम होती। इनका आप एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालिएगा, सोना का निकालिए, चांदी का, तांबा का है, जस्ता का, तो आप क्या पढ़ाएंगे कि पहली कक्षा में भी सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, 4, 6, 8, 10 ऐसे। दूसरी कक्षा में भी सम संख्या में है। तीसरी, हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सम। और सम होते हैं ना तो ये दो दो का युग्म बना लेते हैं। क्या करते हैं, दो दो का युग्म बना लेते हैं। युग्म बना लेते हैं और प्रत्येक युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन समान वेग से परंतु विपरीत दिशा में चक्रण गति करते हैं।
अब इनकी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की खास बात हमको मिली क्या, कि जितने प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन सम संख्या में, और सम है तो ये सम इलेक्ट्रॉन दो दो का युग्म बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, और एक जोड़ा की ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये जोड़ा हो गया तो एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ऐसे गति करेगा समान वेग से। तो समान वेग से विपरीत दिशा में चक्रण गति करेंगे तो ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, जिससे ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक की अनुपस्थिति में इनका नेट चुंबकत्व तो शून्य होता है। दोनों एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक डायरेक्शन के गति के कारण के चलते एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार इनका नेट चुंबकत्व शून्य, मतलब इनमें कोई चुंबकीय गुण नहीं हो सकता, क्योंकि एक गुण उत्पन्न करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उस गुण को क्या कर दिया, विपरीत दिशा में चलाकर नष्ट कर दिया। अर्थात ये पदार्थ चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनके अंदर कोई विशेष बात नहीं है कि ये चुंबक से प्रतिकर्षित हो। हमें जाना है कि प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या है, मतलब ये चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र से दूर क्यों भागते हैं, वो कारण क्या है। तो अभी तक तो हमें कोई कारण समझ में नहीं आया। हमने पाया कि चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनके अंदर कोई विशेष बात है ही नहीं। तो चलिए अब इनको चुंबक के पास ले चले। तो ध्यान देना बच्चों, इतना लिखने के बाद पहले समझ लो, उसके बाद इसके आगे रिटेन भी करवाते हैं। अब इनको जब किसी चुंबक के पास या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र पर एक चुंबकीय बल लगाएगा। अब बताओ, दो लोग समान वेग से विपरीत दिशा में गति करते, एक पूरब जा रहा है एक पश्चिम जा रहा है, और दोनों पर हम एक ही बल लगाएं, एक ही दिशा में, बल सदिश है ना, तो एक ही दिशा में लगेगा। तो एक लड़का साइकिल से पूरब जा रहा है, एक साइकिल से पश्चिम जा रहा है, दोनों पर समान बल लगाते हैं तो क्या होगा सोचो। समान वेग से परंतु विपरीत दिशा में दोनों गति कर रहे हैं और दोनों पर एक बल लगा तो क्या होगा, एक का वेग बढ़ेगा एक का वेग घटेगा। मान लो हमने पूरब की ओर बल लगा दिया, तो जो पूरब जा रहा था उस पर पूरब की ओर बल लगा तो उसका वेग बढ़ गया, लेकिन जो पश्चिम की ओर गया है उस पर बल पूरब लगा तो उसका वेग क्या हो गया, घट गया। मतलब जब इन पदार्थों को चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक इस पर एक चुंबकीय बल लगाता है, और उस बल के प्रभाव के कारण क्या होता है, युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक का वेग बढ़ जाता है और एक का वेग घट जाता है, और अब ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त नहीं कर सकते। अब इनका कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा और जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र से दूर होती है, जिसके कारण इनको चुंबक के पास ले जाने पर ये चुंबक से दूर प्रतिकर्षित होते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, इसके आगे क्या लिखेंगे, जब लिखिएगा इसको, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थों को किसी चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र इस पर एक चुंबकीय बल लगाता है। इस बल के प्रभाव के कारण युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक का वेग बढ़ जाता है और एक का वेग घट जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते, इनके परिणाम स्वरूप इनका कुछ चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है जिसकी दिशा किधर, चुंबकीय क्षेत्र से दूर होती है। यही कारण है कि इन पदार्थों को चुंबक के पास ले जाने पर या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होती हैं, उनसे दूर भागती हैं। यही प्रतिचुंबकत्व का कारण है। अंत में फिर से एक बार सारांश ये लिखने के बाद फिर से समझ लो कि इन पदार्थों में क्या खासियत है, कि इनकी परमाणविक मॉडल, एटॉमिक मॉडल का जब हमने व्याख्या किया
तो हमने क्या कॉमन जानकारी मिली कि इनके कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, और ये सम है तो दो दो का युग्म बना लेते हैं। एक युग्म में दो इलेक्ट्रॉन है वो समान वेग परंतु विपरीत दिशा में चक्रण गति करते हैं, स्पिन होते हैं, जिनके कारण ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को, चुंबकीय आघूर्णों को शून्य कर देते हैं। मतलब चुंबक की अनुपस्थिति में इनके अंदर कोई चुंबकीय गुण नहीं है। लेकिन जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओ, चुंबक के पास ले जाओ, तो इन पर एक चुंबकीय बल लगने लगता है, और उस बल का प्रभाव क्या होता है कि युग्म के दो इलेक्ट्रॉनों में से एक का वेग बढ़ जाता है और एक का वेग घट जाता है। तब क्या ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर पाएंगे? कभी नहीं। तो इसके कारण अब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर पाई गई? चुंबकीय क्षेत्र से दूर, चुंबक से दूर। यही कारण है कि इनको चुंबक के पास ले जाने पर ये दूर भागते हैं, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण उधर ही होता है। तो प्रतिचुंबकत्व का ये कारण है। नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा, ये तो पहले पदार्थ की व्याख्या हो गई। दूसरे पर आते हैं। बाबू बढ़िया से इसको समझना है, पूरी व्याख्या लिखना भी है। एग्जाम में आता है कि प्रतिचुंबकत्व क्या है, प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? हमने तो पहला कंप्लीट कर लिया प्रतिचुंबकीय। हाँ, उसमें एक और लिख लिया क्या? उन पदार्थों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चुंबकत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ताप। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के प्रतिचुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर कोई चुंबक का गुण ही नहीं हो तो दूर भागता है, तो उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? चुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन दोनों पर पड़ेगा, जानेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? फैराडे ने जब कुछ पदार्थों को किसी चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र में ले गया कि तो देखा कि दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, चुंबकित होते हैं। इन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा गया, और इनके इस गुण को दुर्बल होने का, जो ये दुर्बल रूप से आकर्षित होने का जो गुण है, अनुचुंबकत्व कहलाया। अनुचुंबकत्व का कारण भी जानेंगे। फिलहाल परिभाषा लिखें इसका। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास रखे जाने पर ये उसकी ओर दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है, और उनके इस गुण को, उनके इस गुण को अनुचुंबकत्व
कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीज, बड़ा एम ना, मैग्नीज, सोडियम प्लेटिनम, पीटी ना, सोडियम प्लेटिनम इत्यादि। ध्यान देना बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? इन पदार्थों को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, मतलब उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के पास ले जाने पर ये दुर्बल रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं, बिल्कुल हल्का, आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, नग्न आंखों से आकर्षित होते हैं। इनका ये जो गुण होता है दुर्बल रूप से आकर्षित या चुंबकित होने का, वो क्या कहलाता है? अनुचुंबकत्व कहलाता है। अनुचुंबकत्व का कारण भी जानेंगे कि क्यों ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। दुर्बल रूप से आकर्षित होने का ये जो गुण है अनुचुंबकत्व, उसका भी कारण जानेंगे। फिलहाल इसके एग्जाम्पल्स एल्युमिनियम, मैग्नीज, सोडियम एंड प्लेटिनम, और भी हो सकते हैं। तो अब जानते हैं अनुचुंबकत्व का कारण। अनुचुंबकत्व का कारण यानी सिद्धांत। कारण का मतलब ये नहीं कि अलग से कोई सिद्धांत, इसी को सिद्धांत कहा जाता है। तो चलो, हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थों का परमाणु की व्याख्या की थी, तो परमाणु की संरचना में हमें कुछ खास बात नजर आई। इसकी परमाणु संरचना में भी एक खास बात है कि इनके परमाणुओं में अधिसंख्य मतलब अधिक संख्या में, अधिसंख्य इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी चक्रण की दिशाएं एक ही होती हैं। चक्रण की दिशा एक ही होती है, मतलब सपोज करो इनके परमाणु में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉनों में से 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक घूम रहा है। मतलब अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी चक्रण की दिशाएं एक ही होंगी। तब क्या होगा? ये सब एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर पाएंगे। वो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय में हमें पढ़ा था कि युग्म में 2 हैं, 2, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, तब दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दिए थे। लेकिन यहाँ 8 क्लॉक है तो 2 एंटी क्लॉक है, तो बताओ क्या एक दूसरे को निरस्त कर पाएंगे? नहीं, एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को नहीं, इनका कुछ नेट चुंबकत्व तो होगा, इसलिए इनको परमाणुविक चुंबक भी कहते हैं। इनका प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि ये दोनों, ये सब एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते। 8 एक तरफ 2 एक तरफ, परिणामी 0 थोड़े होगा कभी। तो ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं? परमाणुविक चुंबक कहते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते। ऐसे परमाणु को परमाणुविक चुंबक कहते हैं। परमाणुविक चुंबक कहते हैं। फिर भी ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र
या चुंबक की अनुपस्थिति में इनका नेट चुंबकत्व शून्य होता है। बात समझिएगा बच्चा लोग, हम लिख देते हैं ताकि आपको रिटेन करने में कोई दिक्कत ना हो, इतना लिखने में हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इन पदार्थों की, अनुचुंबकीय पदार्थों की खासियत क्या है, विशेषता क्या है? इनकी परमाणु की जब हमने रचना की, इनकी परमाणु की जब हमने व्याख्या की, तो क्या कॉमन जानकारी निकल कर आई कि इनके परमाणुओं में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो एक ही दिशा में चक्रण करते हैं। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 क्लॉकवाइज है तो 2 एंटी क्लॉक है, तो क्या इनका नेट चुंबकत्व तो शून्य होगा? नहीं, इनका कुछ चुंबकत्व तो मिलेगा। इसीलिए इन ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं? ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं? परमाणुविक चुंबक। मतलब इनका प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तब तो कहोगे सर तब तो एल्युमिनियम का छड़, एल्युमिनियम का एक प्लेट चुंबक होना चाहिए। नहीं, एल्युमिनियम का प्लेट तो चुंबक नहीं होता, ये तो हम जानते हैं। कारण, क्योंकि ये एक परमाणु की बात हो रही है, उसके स्ट्रक्चर में अगर 50 परमाणु है तो 50 कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ उधर अनियमित रूप से अधिविन्यासित होते हैं, अनियमित रूप से बिखरे होते हैं। और अनियमित रूप से परमाणुओं के बिखरे होने के कारण ये अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक के अनुपस्थिति में, मतलब जब इनके पास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो इनका नेट चुंबकत्व शून्य। एक परमाणु के चुंबकत्व के दूसरे परमाणु का चुंबकत्व नष्ट कर देता है, अर्थात चुंबक की अनुपस्थिति में इनके अंदर कोई चुंबकीय गुण, कोई चुंबकत्व नहीं है। कारण, क्योंकि ये परमाणु अनियमित रूप से इधर उधर बिखरे रहते हैं, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। अगर निश्चित दिशा कर दी जाए तो इनमें चुंबकत्व का गुण आ सकता है। तो अब इनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओ, चुंबक के पास ले जाओ। तो जब इन पदार्थों को इतना लिखने के बाद समझ लो, उसके बाद उसको लिखवा देंगे। जब इनको चुंबक के पास ले जाओगे तो चुंबक इन पर चुंबकीय बल लगाएगा। तो जब चुंबकीय बल लगेगा तो जो इधर उधर भाग रहे थे वो सब एक बल के प्रभाव के कारण एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे। और जानते हैं वो दिशा किधर होती है? चुंबकीय क्षेत्र की ओर होती है। और दुर्बल, चूंकि 10 इधर थे, 10 इधर थे, 10 इधर थे, तो कुल मिलाकर करे तो 2 आया, अल्प आया, लेकिन आया ना। तो दुर्बल रूप से ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसके आगे क्या लिखोगे? लिखिए, जब अनुचुंबकीय पदार्थों को किसी चुंबकीय क्षेत्र में या किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास ले जाते हैं तो वे इन पर एक चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। चुंबकीय बल के प्रभाव के कारण इनके परमाणु जो अनियमित रूप से इधर उधर बिखरे रहते हैं वे एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिनके कारण इनका कुछ चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होने लगता है, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की ओर होती है, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की ओर होती है। यही कारण है कि इनको चुंबक के पास या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से, दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये अनुचुंबकत्व का कारण हुआ। अब नंबर 3 आप पर आ जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थों की तरफ। हाँ, इस पे ताप का प्रभाव आते हैं, ये इंपॉर्टेंट देखो छूट रहा था। अणु चुंबकीय पदार्थ पर ताप का प्रभाव। ये प्रभाव जानने के लिए क्यूरी ने, मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना होगा, क्यूरी ने एक नियम दिया। क्यूरी का नियम है कि अणुचुंबकीय पदार्थों की सुग्राहिता इनके परम ताप केल्विन में व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो चुंबकीय सुग्राहिता हमने पिछले क्लास में पढ़ा था काई,
व्युत्क्रमानुपात परमताप T बराबर C/T, जहाँ C क्या है, जहाँ C क्यूरी के नाम पर क्यूरी नियतांक है, क्यूरी नियतांक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर ताप का प्रभाव। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो तो चुंबक से दूर जाता है, तो उसमें चुंबकत्व है ही नहीं। तो जब चुंबकत्व है ही नहीं तो उसके चुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2, अनुचुंबकीय पदार्थों पर ताप का प्रभाव क्या पड़े। तो इसके लिए क्यूरी ने क्या बताया, चुंबकीय सुग्राहिता। चुंबकीय सुग्राहिता क्या होती है, चुंबक की ओर आकर्षित होने का गुण, चुंबक की ओर आकर्षित होने का गुण। और यह गुण ताप के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ताप बढ़ाओगे तो सुग्राहिता घटेगी। मतलब किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाते जाओ तो उसका चुंबकत्व कम होगा। बात समझ में आया। तो यह पदार्थ का चुंबकत्व ताप बढ़ाने से कम होते जाएगा, तो यही ताप का प्रभाव है। सरल शब्दों में इन पदार्थों का ताप बढ़ाइएगा तो अनुचुंबकीय पदार्थों से ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों में बदल जाएंगे, अर्थात इनका नेट चुंबकत्व शून्य हो जाएगा। ताप बढ़ाने से इनके चुंबकत्व में कमी आती है। तो ये तो हो गया आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, और इन पर ताप का प्रभाव भी हमने जान लिया। अब आता है तीसरा, लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक के पास ले जाने पर प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और उनका यह गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। लिखा जाए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसकी ओर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने पर उसकी ओर प्रबल रूप से आकर्षित होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और इसका यह गुण, आकर्षित होने का जो गुण है, इसका यह गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। मुख्य रूप से यही 3 है और इसमें कोई चौथा है नहीं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, ये वे पदार्थ हैं जिनको किसी चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे तो ये चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और ये जो प्रबल रूप से आकर्षित होने का गुण है वो क्या कहलाता है, लौह चुंबकत्व कहलाता है।
जैसे लोहा, लोहा को आप चुंबक के पास ले जाओगे, देखो तेजी से आकर्षित हो जाएगा। निकेल है, कोबाल्ट है। तो अब जानेंगे लौह चुंबकत्व का कारण क्या है, क्यों प्रबल रूप से आकर्षित होता है। लौह चुंबकत्व का कारण यानी सिद्धांत। देखो, इसकी व्याख्या परमाणु मॉडल के आधार पर नहीं होती, इसकी व्याख्या परमाणु मॉडल के आधार पर संभव नहीं है। इसकी व्याख्या करने के लिए एक नए सिद्धांत की खोज की गई, जिसे डोमेन सिद्धांत कहते हैं। डोमेन सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हाँ जी, तो आते हैं मुद्दे पर। इन पदार्थों की व्याख्या करने के लिए, इनके चुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए, अर्थात लौह चुंबकत्व की व्याख्या इनके परमाणु मॉडल के आधार पर संभव नहीं है, क्योंकि इनमें कोई विशेष बात है ही नहीं। ठीक, इनमें कोई विशेष बात नहीं है, कोई विशेषता नहीं नजर आती, कोई कॉमन बात निकल कर नहीं आता, तो इनको परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या नहीं किया जा सकता। तो इसकी व्याख्या करने के लिए एक नए सिद्धांत का खोज हुआ, जिस सिद्धांत को ना क्या नाम दिया गया, डोमेन सिद्धांत। क्या नाम दिया गया, डोमेन सिद्धांत नाम दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि डोमेन सिद्धांत है क्या। तो बच्चा लोग, डोमेन सिद्धांत पहले ये जान लो, डोमेन क्या है। परमाणुओं के गुच्छा या समूह को डोमेन कहते हैं। परमाणुओं के गुच्छा या समूह को डोमेन कहते हैं। परमाणुओं का समूह डोमेन कहलाता है। प्रत्येक डोमेन का आकार यानी उसकी त्रिज्या, प्रत्येक डोमेन का आकार का मतलब उसकी त्रिज्या 0.01 था कि 0.5 था। एक मिनट बच्चा लोग, थोड़ा सा हमको समझ लेने दीजिए, भूल गए। हाँ, 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है, अधिक नहीं होता है। प्रत्येक डोमेन में 10 के घात 17 से 10 के घात 21 तक परमाणु होते हैं। जिनकी चुंबकीय अक्षें एक ही दिशा में होती हैं। ये डोमेन इधर आते हैं। ये डोमेन
मॉडल में या उसके क्रिस्टल में, पदार्थ में अनियमित रूप से अधिविन्यासित, मतलब व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक की अनुपस्थिति में इनका नेट चुंबकत्व शून्य होता है। ध्यान देना बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थों का डोमेन सिद्धांत क्या है समझिएगा फिर से। तो हम लिख भी दिया ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। डोमेन सिद्धांत कहता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के परमाणु गुच्छों में पाए जाते हैं, उस गुच्छे को डोमेन कहते हैं। और एक डोमेन का आकार है, यानी उसकी साइज 0.001 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता, कम ही होता है। और एक डोमेन में, एक गुच्छे में कितने परमाणु? 10 के घात 17 से लेकर 10 के घात 21 तक। और सभी परमाणु एक ही दिशा में उनकी चुंबकीय अक्ष होती हैं। तब तो कहोगे सर इनका नेट चुंबक का तो 0 नहीं होगा। 10 के घात 21 है, वो सब एक ही दिशा में है, तो नेट चुंबक का तो प्रबल होना चाहिए। फिर भी क्या लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबक होता है? नहीं, लोहा चुंबक थोड़े होता है। लोहा का एक टुकड़ा लोहे के दूसरे टुकड़े को आकर्षित कर सकता है? नहीं, तो लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबक नहीं होता। तब कहोगे सर ये तो बता रहा है कि सबकी चुंबकीय अक्ष एक ही दिशा में है, तो इनका नेट चुंबक का तो प्रबल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। कारण, क्योंकि एक डोमेन की बात कर रहे हो ना, इस ऐसे डोमेन पदार्थ में सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे, करोड़ों होंगे। ये डोमेन पदार्थ में अनियमित रूप से एक डोमेन इधर जा रहा है, एक डोमेन इधर जा रहा है, एक डोमेन इधर जा रहा है, तो सब मिलाकर एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो पदार्थ में अनियमित रूप से बिखरे होने के कारण ये डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय प्रभावों को निरस्त कर देते हैं, जिसके चलते चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक की अनुपस्थिति में इनका नेट चुंबकत्व शून्य होता है। यही कारण है कि लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबक नहीं होता। अगर इतने तक समझते हो तो कहोगे सर तब तो प्रत्येक टुकड़ा चुंबक होना चाहिए। लेकिन जब पूरे डोमेन की बात आ जाती है, पूरे पदार्थ की बात आ जाती है, तो सब मिलजुल कर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उनका नेट चुंबकत्व तो शून्य हो जाता है, अर्थात उनके अंदर कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं है। अब इन पदार्थों को, इसके आगे क्या लिखेंगे? जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र इन पर एक चुंबकीय बल लगाता है, और उस चुंबकीय बल के प्रभाव के कारण जो डोमेन अनियमित रूप से इधर उधर बिखरे रहते हैं, वे सभी डोमेन एक निश्चित दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिसके चलते अब उनका नेट चुंबकत्व शून्य नहीं होता, उनका नेट चुंबकत्व प्रबल मिलता है, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की ओर होती है। यही कारण है कि इन पदार्थों को किसी चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये उसकी ओर प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। तो बच्चा लोग, ये हो गया लौह चुंबकत्व का सिद्धांत। फिर से एक बार, डोमेन सिद्धांत क्या है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु गुच्छों में पाए जाते हैं, उसके परमाणु गुच्छों में पाए जाते हैं, समूहों में पाए जाते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं। एक डोमेन का आकार 0.001 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता। एक डोमेन में 10 के घात 17 से 10 के घात 21 तक परमाणु होते हैं। ये सभी परमाणु एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, लेकिन उस पदार्थ के विभिन्न परमाणु, विभिन्न डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होने के कारण एक दूसरे के चुंबकीय प्रभावों को निरस्त कर देते हैं, जिस वजह से चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका नेट चुंबकत्व शून्य होता है। लेकिन जब इन पदार्थों को किसी चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र इन पर एक चुंबकीय बल लगाता है, और उस बल का प्रभाव क्या होता है कि जो डोमेन अनियमित रूप से इधर उधर बिखरे रहते हैं वे सब के सब एक ही दिशा में हो जाते हैं। तो सोचो, यहाँ दो सभी परमाणु एक ही दिशा में है, अब सब डोमेन भी एक ही दिशा में हो गए, तब तो 4 गुना 5 गुना ना प्रभाव बढ़ जाएगा।
यही कारण है कि ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं चुंबक की ओर या चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये हो गया लौह चुंबकत्व। इन पर ताप का प्रभाव भी जान लेते हैं, ये भी पूछा जाता है अलग से। लौह चुंबकत्व पर ताप का प्रभाव, लौह चुंबकत्व पर ताप का प्रभाव, क्यूरी का नियम, क्यूरी का संक्रमण नियम कहलाता है। क्यूरी ताप Tc से ऊपर के ताप T पर पदार्थ की सुग्राहिता निम्न समीकरण से व्यक्त होती है, बराबर C बटा में T माइनस Tc, जहां C क्या है, क्यूरी नियतांक ना, क्यूरी नियतांक है। अब बच्चों समझ लो इसका अर्थ क्या है। ये अर्थ कहता है कि एक नियत ताप से जब ऊपर ताप पर जाओगे तो प्रत्येक लौह चुंबकीय पदार्थ का संक्रमण होने लगता है। संक्रमण मतलब उसके लौह चुंबकत्व में कमी आने लगती है, और वह अब लौह चुंबकत्व से नीचे आओगे तो अनुचुंबकीय, उससे नीचे आओगे तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में तब्दील हो जाएगा। अर्थात ताप बढ़ाने से इनके चुंबकत्व में कमी होती है। एक नियत ताप पर प्रत्येक लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में तब्दील हो जाता है। ये ताप का प्रभाव है। सरल भाषा में ताप बढ़ाने से प्रत्येक पदार्थ के चुंबकत्व में कमी आती है। तो प्रतिचुंबकत्व में तो चुंबकत्व है ही नहीं, तो उसमें कमी आने का, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के ताप बढ़ाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुचुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनके चुंबकत्व में कमी आती है। और लौह चुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाओगे तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ से अनुचुंबकीय में बदलेंगे और अनुचुंबकीय से प्रतिचुंबकीय पदार्थों में बदल जाएंगे। तो यह इनके ताप का प्रभाव है। अब लास्ट में अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का, इन तीनों पदार्थों में अंतर भी जान लिया जाए। चलिए बच्चों, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर को जाना जाए तो सबसे पहली परिभाषा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबक से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। तो पहला परिभाषा हो गया। दूसरा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसकी चुंबकीय पारगम्यता हमेशा 1 से बहुत कम होगी, यह 1 से कुछ अधिक, और लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय पारगम्यता 1 से बहुत अधिक होती है। तो हमने एक फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़ा था कि म्यू बराबर 1 प्लस काई। तो म्यू का मान निकल गया तो काई भी निकल जाएगा। तो इसके लिए काई चूंकि यह 1 से कम है तो काई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू ना, या म्यू माइनस 1, यह 1 से कम है तो काई ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब दूर भागेगा। काई बताता है, सुग्राहिता बताता है चुंबक की ओर आकर्षित होने का गुण, तो ये माइनस क्या बता रहा है कि ये चुंबक से दूर भागेगा। ये कम तथा धनात्मक होगा मतलब दुर्बल रूप से आकर्षित होगा। यह 1 से अधिक बहुत धनात्मक, तो ये प्रबल रूप से आकर्षित होगा। अभी ताप का प्रभाव हमने पढ़ा था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनुचुंबकीय पदार्थों पर ताप का प्रभाव पड़ता है क्यूरी नियम के अनुसार, और लौह चुंबकीय पदार्थों पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है क्यूरी नियम के अनुसार। चुंबक किससे बनाए जा सकते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों से चुंबक बनाए जाते हैं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो कि लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो अस्थायी चुंबक इनसे नहीं बन सकता, अस्थायी चुंबक इनसे नहीं बन सकता। अस्थायी चुंबक जब बनता है तो लौह चुंबकीय पदार्थों से ही अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। तो ये इन तीनों पदार्थों में 5 अंतर हुआ। ये अब आपका ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है। अगले चैप्टर में, अगले क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।